हेलो एंड वेलकम टू अनदर स्पेशल एपिसोड ऑफ लाइट्स कैमरा एंड मस्ती। आज हम बात करने वाले हैं उन कहानियों के बारे में जो टीवी और फिल्मों में दिखाई तो देती हैं, लेकिन उनके पीछे का स्ट्रगल, उनके पीछे के इमोशंस बहुत गहरे होते हैं। आज हमारे बीच एक ऐसे एक्टर जिन्होंने स्टेज से लेके टेलीविजन से फिल्म तक अपनी परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रोल के बारे में जो रियल ही नहीं बोल्ड भी है। So please welcome the talented and courageous Manoj Kumar Patel. हाय, वेलकम। Welcome Manoj. Welcome to Lights Camera Masti. थैंक यू सो मच, थैंक यू। मनोज जी, सबसे पहले ये बताएं कि एक्टिंग का कीड़ा कहाँ से लगा आपको और आपकी जर्नी के बारे में कुछ बताएं। कीड़ा बहुत अच्छा सवाल है ये। और तुम्हें बता दूं, इसके लिए मैं अपना बचपन याद कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मुझे एक्टिंग का जो कीड़ा है ना, तो मैं बोलूँ ये जन्मजाति है मुझे। बैकग्राउंड में कोई एक्टर था नहीं बट मेरे घर में, बट जब मैं पैदा हुआ तो बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से मैं पैदा हुआ था। अच्छा। मेरी माँ बताती है कि जब मैं पैदा हुआ था अपने आप बहुत बड़ा घड़ा था, वो फूट गया Oh और my वो God. पानी 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 उनके घर में हो गया। और वो कृष्ण का जो छठियार होता है ना, उस दिन मेरा जन्म हुआ है। जी। तो कुछ कुछ उसके अंदर वो जो फीमेल क्वालिटीज़ है, नटखनपन और वो सब, वो बचपन से ही हमारे अंदर में विकसित हो गया था। तो ऐसा है कि जब धीरे धीरे जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे मेकअप और इसके प्रति थोड़ा सा रुझान बचपन से था। अच्छा। हाँ, तो उसमें पहले हमारे गांव में रामलीला हुआ करता था। जब दशहरा इस सब के मौके पे लोग स्टेज परफॉर्मेंस करते थे, तो मैं घर वालों से छुप के देखने चला जाता। जब घर में सब सो जाते थे तो फिर मैं चुपके से निकल जाता था देखने के लिए। Okay. तो उस समय रामलीला देखा करता था। और हमारे यहाँ गांव में लौंडा डांस का भी बहुत प्रचलन है बिहार में। हाँ। तो उस समय वो भी हुआ करता था, अभी भी हुआ करता है। बिहार की एक संस्कृति है वो। तो उसको भी मैं खूबी देखा करता था। और मैं धीरे धीरे वो मेरा कल्पना और देखना सब विकसित होते होते एक एक्टर के रूप में आज मैं सोचता हूँ कि वो मेरा एक ऐसा रहा है जिसके वजह से मैं आज एक एक्टर बन पाया। तो कहीं ना कहीं से उस लौंडा डांस और जो रामलीला का है, तो उसका एक असर बहुत बड़ा हाथ है, बहुत मतलब बड़ा आपके हाथ है। करियर में। तो वहाँ से एक मेरे मन में बीज जो कीड़ा बोले ना, वो अंदर आ गया। उसके बाद क्या हुआ, और ऐसा पैसन हुआ उस चीज़ का कि मुझे हॉस्पिटल तक पहुँचा दिया ये सारी चीज़ें। कैसे? वो ऐसा ये हुआ कि जब रामलीला हुआ तो मेरे फ्रेंड्स लोग सब अपने घर में रूम में एक्टिंग करना शुरू किया। कोई राम बना, कोई सीता बनता था, कोई लक्ष्मण, ऐसे करके। तो उस दौरान मुझे बोले, नहीं तुम सीता का रोल करोगे। हमने कहा चलो ठीक है। तो सीता का रोल जब मैंने प्ले करने के लिए, आप बोले तो मुझे नाक का जो नथ होता है ना, तो वो मुझे लोग, इसको तुम पहनो। जैसे मैंने पहना तो धीरे धीरे करके वो नाक के अंदर चला गया। Oh my God. और इसकी वजह से वो इतना अंदर चला गया कि अंत में मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। डॉक्टर ने फिर उसको निकाला। तो एक जुनून था, एक पैसन था उसको लेकर के। तो मुझे लगता है कि वो जो लौंडा डांस का देखना और स्टेज परफॉर्मेंस जो रामलीला का होना, कहीं ना कहीं से मेरे मन में वो घर कर गया था। तो धीरे 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 वो बिल्डअप होते चला गया और फाइनली मैं मुंबई। ये लौंडा डांस थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे मुझे। लौंडा डांस एक नया टर्म मैंने सुना है। जी जी, ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा फॉर्म है ये बिहार का, और इस संस्कृति में शामिल है बिहार का। तो अभी इस पर एक फिल्म भी बनी है, मैं चर्चा करूंगा आगे। एक्चुअली मेरी ही फिल्म है द लिपस्टिक बॉय, जो अमिताभ बच्चन जी ने भी वॉइस ओवर दिया है इनमें। तो बहुत अच्छी फिल्म है ये। बिहार सरकार ने भी इसको प्रमोट किया है, दिखाई है बिहार फेस्टिवल के अवसर पे। तो लौंडा डांस बिहार एक संस्कृति आती है, वो लड़का जो लड़कियों की तरह सज धज के नाचता है। बट ये पहले कल्चर हुआ करता था। लोग जैसे घर की महिलाएं और लोग मन्नत मानते थे कि मुझे आंचल पे लौंडा को नचाना है। वहाँ एक छठ बहुत बड़ा पर्व है बिहार का, तो जिसमें वो आंचल पे लौंडा डांस का नाचना पहले लोग मन्नत मानते थे। और पहले के ज़माने में लड़कियाँ डांस नहीं करती थी और सिनेमा नहीं हुआ करता था। और स्टेज पे भी नहीं जाती हाँ, थी। स्टेज पे भी नहीं हाँ। जाती थी। तो लड़के को ही लड़की बना करके उसको परफॉर्मेंस देना पड़ता था। ओके। तो वहाँ भी लड़के परफॉर्म करते थे। और खासकर भिखारी ठाकुर जी जो हैं बिहार के, वो काफ़ी इस पर शोध किए। और उनके ग्रुप जो लड़के ही परफॉर्म करते थे लड़कियों का, तो वहाँ से लौंडा डांस का जो प्रचलन है वो हुआ और आज भी है, जिसको एक संस्कृति के रूप में बिहार को लोग देखते हैं और लोग बहुत एंजॉय करते हैं। खासकर सामंतवादी जो प्रथा थी, पहले लड़कियां नहीं आती थी, लड़के को ही लड़की बनाकर लोग एंजॉय करते थे, परफॉर्मेंस मज़ा करते थे, जब उस समय थिएटर और सिनेमा नहीं हुआ करते थे। ओके। तो वहाँ से ये लौंडा डांस का प्रचलन हुआ और मैं भी उससे बहुत प्रभावित हूँ। और अभी तो मैंने आगे की जर्नी में मैं बताऊँगा कि मैं खुद इस पर परफॉर्म किया हूँ और मुझ पर एक फिल्म बनी है जो मैं उसमें एज अ लौंडा डांस में किया हूँ उस पर।
अच्छा, तो फिर ये ही पैशन आपको मुंबई लेकर आया। जी हाँ, वहाँ से। तो मुंबई के बारे में कुछ बताइए कि किस तरह का रहा आपका स्ट्रगल, कैसे आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की, इजी था या बहुत डिफिकल्ट था, किस तरह से? देखिए बहुत इजी बिल्कुल भी नहीं रहा मेरे लिए। हम्म। सच कहा जाए तो मैं जैसे बिहार में था, बिहार की अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं पटना आ गया अपनी जर्नी आगे पढ़ाई पूरी करने के लिए। अंकल आंटी के साथ रहता था, बहुत स्ट्रगल किया वहाँ भी। एक साधारण फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ और वहाँ से यहाँ तक की जर्नी मेरे लिए बहुत आसान नहीं रहा है। मतलब कि एक डेली बोले ना कि डेली कुआं खोदना और पानी पीना, मेरे लिए वही रहा है। तो मैंने पटना के लेवल पे स्ट्रगल किया। मैंने पढ़ाई किया, हिंदी से एमए कंप्लीट किया मैंने वहाँ। फिर मैंने 200-200 रुपया, 100-100, 150 रुपया पे मैं लोक नाच किया करता था बिहार सरकार ओह में। माय गॉड। बिहार सरकार के ग्रुप में, भारत सरकार के ग्रुप में मैं एज ए परफॉर्म करता था स्टेज लोक नाच। जहाँ भी भारत सरकार, बिहार सरकार के परफॉर्मेंस होते थे, मुझे, क्योंकि पटना की जितने भी संस्थाएं थी सब मुझे बुलाती थी और मैं वहाँ परफॉर्म करने जाता था। तो मुझे कहते कभी 100, कभी 150, कभी 200 रुपये एज अ परफॉर्मेंस के तौर पे मुझे मिल जाया करते थे। मैं उससे में खुश हो जाता था, अच्छा चलो ठीक है। मुझे मजा आता था कि मैंने परफॉर्म किया, अपने बिहार को रिप्रेजेंट किया वहाँ पे। पैशन था कितना? पैशन था उसके लिए। तो ये यहाँ तक जर्नी रहा। फिर पटना में मैंने थिएटर किया, पूरे भारत घूम घूम करके मैंने थिएटर किया। उससे काफ़ी बिल्डअप हो गए अपने आप को। इसी दरमियान अपनी जीविका को आगे बढ़ाने के लिए मैंने डीपीएस में मैंने एज ए टीचर, एज ए थिएटर टीचर, एज ए डांस टीचर मैंने काम भी किया वहाँ पे। अच्छा। फिर वहाँ से एक महुआ चैनल हुआ करता था, तो वो चैनल वाले मुंबई गए थे, पटना गए थे मुझे। तो वहाँ ऑडिशन, बहुत बड़ा ऑडिशन चल रहा था, बहुत ही लंबे चौड़े, पूरे बिहार के लोग कहीं तो शामिल हो गए थे। जितने भी एक्टर वहाँ, बिहार में कलाकार की कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा कलाकार हाँ, है। ये तो गाँव, पूरे बिहार के जितने भी जिले हैं सब लोग आ गए थे, जितने भी आर्टिस्ट हैं। बहुत लंबी कतारें, 3 दिन तक ऑडिशन चली उसका। तो 3 दिन में 3 चरण ऑडिशन हुआ अच्छा। उसमें। हाँ, तो 3 चरण का ऑडिशन फाइनलाइज करके मैं अंततः फाइनल में पहुंच गया। वेरी नाइस। कि मुझे उन लोगों ने शॉर्ट लिस्ट किया मुंबई आने के लिए कि आपको मुंबई आना है। तो मैंने बोला, तो मुंबई आने के नाम पर मेरे अंदर वो एक कीड़ा जो था, जो अंशुमान जी ने बोला कि वो कीड़ा है, तो वो कीड़ा मेरे अंदर पहले से था एक्टिंग का। तो वो चीज़, ये वो कीड़ा मुझे, मैंने डीपीएस को रिजाइन कर दिया कि ओह। और नहीं, अब मुझे मुंबई जाना चाहिए। क्योंकि अगर मैं तालाब बन के रहूँगा तो फिर मैं सड़ जाऊँगा। मुझे लगा मुझे नदी बनना चाहिए, बहते रहना चाहिए। तो मैंने वहाँ से एक बहुत कड़ा डिसीजन लिया, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड इतने स्ट्रांग नहीं थे। क्योंकि मैं उस समय फैमिली भी रन करता था फाइनेंशली, मैं उन लोगों को हेल्प करता था ऐसे कमा कर डीपीएस में। तो फिर मैंने समझाया उन लोगों को मैं वहाँ से भी करूँगा, मुझे एक मौका चाहिए, आप मुझे दीजिए। तब मैं उन लोगों को कन्विंस किया, फिर डीपीएस में रिज़ाइन किया। वहाँ के टीचर्स लोग भी बोल रहे थे कि नहीं आप बहुत अच्छे हैं, प्लीज़ आप यही कंटिन्यू करें। लेकिन नहीं, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, देखते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर मैं वापस ज़रूर आऊँगा। तो वहाँ के जो जो मेन हेड हैं, उन्होंने बोला कि आपके लिए दरवाज़ा हमेशा खुला है, जब भी आपको लगेगा आप प्लीज़ वापस आ जाइएगा, हम आपके लिए रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो फिर वहाँ से फिर फाइनलाइज करके ऑडिशन कंप्लीट करके मुंबई आ गया। मुंबई में कोई नहीं था मेरा, ना दोस्त, ना अपने, ना कोई फ्रेंड। मैं, एक जुनून था एक्टिंग का जो मुझे यहाँ तक लेके आ गया, मुंबई तक। अब मुंबई में आप, एक 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 लड़के के साथ मैंने थिएटर किया था। तो उससे पूछा मैं कहाँ रहूँ, क्या करूँ। तो बोला कि देखो, चार बंगला में उस समय महड़ा टूट रही थी वहाँ के। तो उन्होंने बोला कि तुम मेरे साथ रह सकते हो बस सप्ताह भर के लिए, उसके बाद तुम अपना जर्नी देख लो कहाँ रहोगे। जब मैं, श्रद्धा जी, जब मैं, आप यकीन नहीं करोगे, जब मैं वहाँ पहुँचा तो एक बहुत ही पतली गली जैसा वो रूम था, जिसमें 8-10 लड़के थे और वो खाना नहीं बनाते थे और वो कुछ ऐसा नशा करते थे। तो मैं पहली बार मैं सोचा कि अरे मैं कहाँ, डीपीएस में पढ़ाता था और ये सब अच्छा, एक फर्स्ट मतलब मंथ के एंड में मेरा सैलरी आता था, मैं खूब इंजॉय करता था। और यहाँ कुछ पैसे लेकर आ गए थे हम, बहुत ज़्यादा लेकर नहीं आए थे मुंबई। उसके बाद मुझे लगा कि अरे क्या, कहाँ आ गया मैं, खाना नहीं, भूख से मारे। वो लोग बियर क्रॉक्स ये सब पी करके नशे में, ऐसा माहौल मुझे मिला। मैं छत पर जाकर अकेला रोने लगा कि मैं, और गॉड मुझे हेल्प करो, मैं कहाँ आ गया हूँ। ऑडिशन देने गया तो फिर भी कई जगह पे भी फिट, कई जगह नहीं फिट, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। पर वो महुआ का जो ऑडिशन दिया था उसमें मैं फाइनलाइज था। और उसकी शूटिंग होने में भी बहुत समय थी कि कब शूटिंग होगी, क्या होगा। तो मगर वो जर्नी मेरा ऐसा रहा कि सप्ताह भर मैं किसी तरीक़ा से वहाँ से, मुझे रहने के लिए बोला कि अब आप यहाँ से बैग एंड बैगेज लीजिए और आप जाइए, क्योंकि आपको अभी यहाँ तक इतना ही दिन तक था। और फिर भी मैं किसी तरीक़े से जो पैसे थे मैं बाहर खा कर अपना निकाला।
उसके बाद जब मैं दूसरी जगह गया तो एक होता है ना, हाथ से गिरा खजूर पे लटका। तो वहाँ पे जाके मैं ऐसे चारकोप गया, चारकोप गांव में एक ऐसा जगह गया जहाँ पे वो आदमी एक्टर था और वो पीजी चलाते थे। उसमें बहुत डायरेक्टर, आर्ट डायरेक्टर, लड़के, आर्टिस्ट सभी लोग वहाँ पे थे। तो मैं भी वहाँ पहुँच गया अपना बैग लेकर कि भाई मुझे भी पीजी रख लो। एक आर्ट डायरेक्टर में एक फिल्म किया था भोजपुरी की, बहुत पहले छोटा सा रोल था, जुदाई। उसका आर्ट डायरेक्टर मेरे काम से बहुत प्रभावित थे, तो बोले कि ठीक है तुम यहाँ आकर, मैंने अपना अप्रोच लगाना शुरू किया तो मुझे उसका नंबर मिला। तो मैंने बोला कि ठीक है मुझे कुछ समय के लिए रहने दिया जाए। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैं देखा कि वहाँ 20 लड़के उस छोटे से चौल में, ऊपर नीचे के फ्लैट, एक रूम के अंदर 20 एक रूम के अंदर Oh my जो है 10 से 20 हो गए। हाँ 10 से 20 हो पड़ गए। गए। और अगर मैं सोता था तो और करवट अगर इधर लो तो एक के ऊपर आ जाओ, इसको लो तो इसके ऊपर आ जाओ, इतना टाइट था, आप ऐसे सो सकते थे मतलब बहुत लिटरली। और खाने का था कि ग्रुप वाइज खाना बनता था कि आप खाना भी अपने ग्रुप में बनाओ। हाँ। मेरा जगह, सामान रखने का जगह तक नहीं था कि कहाँ रखूँ। बारिश होती थी तो भी छुपाए घूमते थे कि अच्छा इधर शिफ्ट कर लो, इधर शिफ्ट कर लो। तो एक समय ऐसा रहा, फिर मैंने रील किया। वहाँ भी रहने के लिए भी मुझे मुश्किल हो गई क्योंकि मेरा फाइनेंस जो था वो ख़त्म हो गया था, पैसे बिल्कुल भी नहीं थे। अब मैं अपना जर्नी कैसे स्टार्ट करूँ यहाँ से। तो मैंने मकान मालिक को बोला, वो 2000 के आसपास रेंट लेते थे सभी लड़कों से। तो मैंने उनको बोला कि सर ऐसा करते हैं कि मैं आपका सारा काम कर दूँगा, कि घर का सारा साफ सफाई, खाना, बर्तन, कपड़े सब मैं करके दूंगा। वो एक्टर थे, वो जाते थे दोपहर में तो रात को आते थे 12-1 बजे, और उनके खाना कोई लड़का बनाना नहीं चाहता था। मैंने बोला कि सर ये डील मैं आपके साथ, मेरे साथ कर लीजिए कि मुझे रहने के लिए मिल जाएगा और आपका भी काम हो जाएगा। बार्टर सिस्टम। हाँ तो बोले कि ठीक है मनोज जी कि आप मुझे सब में समझदार लगते हैं तो आप भी कर लीजिए, चलिए हम आपके लिए करते हैं। वो एहसान के तौर पर मुझे ये काम बोले करने के लिए। तो उस समय मैं उनका कपड़ा धोता था, घर का क्लीनिंग करता था, बर्तन ओह। करते थे, और वो उसके बदले में उन्होंने मुझे किराया माफ़ करते थे घर का। तो वो उस समय किराया नहीं लेते थे। तब मेरे उसी समय का एक दोस्त बन गया था मुंबई में आकर, जो विनोद है। वो उन्होंने कहा कि तुम आप पढ़े लिखे हो तो मुझे पढ़ाओ, थिएटर पढ़ा दो, एक्टिंग पढ़ाओ, आप ये काम मत करो, उसके बदले का हम तुम्हें कन्वेंस आई सब दे दिया करेंगे। फिर वहाँ से उसने अपना सेपरेट किया और फिर मुझे उसने हेल्प किया, और उसको मैं ट्यूशन देता था और फिर वो मुझे हेल्प किया उस समय। इस तरह से फिर ऐसे आपकी ऐसी एक जर्नी रही है, काफ़ी स्ट्रगल, जो अभी मैं हंस के बता रहा हूँ। उस समय मैं बहुत रोता था, बहुत मुश्किल होती थी कि मैं कैसे। तो उसी दरमियान मुझे महुआ के स्टार्ट हो गया और मुझे कंटिन्यू से आ, अदालत सीरियल एज ए लीड मिल गया, बैक टू बैक। तो फिर जर्नी स्टार्ट हो गई। वेरी नाइस। तो एक बहुत अभी मैं हंस रहा हूँ, बाकी उस समय बहुत रोता था, बहुत ज़्यादा। तो एक जर्नी ऐसा रहा है मुंबई आने के नाइस, बाद। वेरी नाइस। जी। मनोज, जैसे कि आपको 15 साल हो गए हैं काम करते हुए, और आपने काफी बार ट्रांसजेंडर कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, टीवी में और फिल्म्स दोनों में। तो पहली बार क्या आपने इसके लिए ऑडिशन दिया था या फिर किसी ने आपको डायरेक्टली अप्रोच किया था? देखिए अप्रोच भी कह सकते हैं, ऑडिशन भी कह सकते हैं इसको। जब मैं मुझे बालाजी से कॉल आया था ओके। रेशम खान कैरेक्टर के लिए, जोधा अकबर सीरियल बहुत वो अभी इतिहास है, हाँ, अभी बहुत हिट रहा है। बहुत हिट रहा है। उसमें रेशम खान, उसमें 3 रेशम खान ऑलरेडी रिप्लेस हो चुका था, कोई परफॉर्म नहीं कर पा रहा था एज अ फीमेल ट्रांस कैरेक्टर। उस समय ख्वाजा सरा हुआ करते थे हाँ। हरम में, तो उसको चाहिए था बालाजी को, और वो सीरियल में घर में बैठ कर देखा करता था अच्छा। कि जोधा अकबर कह रही, बोले कि मैं ये कैरेक्टर तो मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, ये मुझे क्यों नहीं मिला। और सडनली नेक्स्ट डे वो मुझे कॉल आता है वहाँ से कि आप जोधा अकबर के लिए आ जाइए। तो मैंने बोला कि मुझे कौन लोग कैसे जाने कि मैं करता हूँ इस तरह का रोल। तो मुझे पता चला कि किसी ने आपको थिएटर में, पृथ्वी थिएटर में भी मेरी शो लगी हुई थी, तो संजना कपूर और बहुत सारे, मकरंद देश पांडे उस समय थे, तो वो मेरा परफॉर्मेंस देखे थे। तो उस समय बहुत सारे लोग मेरे परफॉर्मेंस को देखकर 9 प्ले लगी थी बैक टू बैक। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा था कि वहाँ से मुझे अप्रोच आया होगा, बट ये मुझे नहीं पता आज तक कि किसने किया नहीं किया। बट एज ए ऑडिशंस के लिए मुझे बालाजी बुलाया गया। जब मैं बालाजी पहुँचा तो लंबी लाइन लगी हुई थी यहाँ भी रेशम खान के लिए। मैंने बोला कोई बात नहीं है, पहली बार ऑडिशन देने जा रहा था बालाजी में, और एक पहले से भी सुन रखा था बालाजी के बारे में। जब मैं ऑडिशन दिया और सब लोग के बाद जब मेरी नंबर आई तो मैंने दिया। जैसे बाहर निकल के, ऑडिशन देकर बाहर निकल रहे हैं, बस पकड़े घर जा रहे हैं, घर पहुंचे तब तक कॉल आ जाता है अरे वाह, कि बहुत आप बढ़िया। आप फाइनल हो गए हैं, कल से आप जोधापुर के सेट पे आइए। जब जोधापुर के सेट पे जब मैं पहुंचा
तो मैं देखा कि बहुत सारे ख्वाजा सर आए हैं, क्योंकि जूनियर सब बन गए थे। मुझे लगा कि मुझे क्या बनाएंगे। तो जब मेरा ड्रेस आया, कॉस्ट्यूम आया, तो मैं समझ गया था कि ये ड्रेस इसलिए रेशम खान को दिया गया था। मुझे लगा अच्छा अच्छा ये कैरेक्टर मुझे मिल रहा मुझे है। मिल गया है। तो मुझे बहुत खुशी हुई, कह नहीं सकते हैं, क्योंकि उस स्टार कास्ट थे पूरे सारे लोग। Yes. मुझे लगा कि अब यहाँ से वक्त बदलने वाला है, और बहुत तो रेशम खान फाइनली मुझे मिला। और एक इतिहास है आज रेशम खान, जोधा अकबर, काफ़ी फेमस है। तो वहाँ से famous मुझे ट्रांसजेंडर कैरेक्टर से ऑफर हुआ। ओके। जी। मनोज ये बताएं कि जब आपने ट्रांसजेंडर के रोल एक्सेप्ट किए तो टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री ने कैसे रिएक्ट किया? क्या आपको सम्मान दिया या स्टीरियोटाइप में डाल दिया? अंशुमान जी, आपने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन किया मुझसे। सच में जो ये मेरे बहुत दिनों से मेरे मन में चल रहा था इस बात को लेकर कि सच में जो ट्रांसजेंडर कैरेक्टर फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े एक्टर ने किया है, बट उन्होंने अनदर रोल भी किए हैं अलग सा। बट वो विलेन भी बन सकते हैं, एज अ हीरो भी कर सकते हैं, ये भी कैरेक्टर किया। ठीक है, उन्होंने प्रूव करा सब तरीका से। बट एज अ नॉर्मल बैकग्राउंड से आने के से मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ क्या हुआ कि सेम कैरेक्टर के लिए ही मुझे अप्रोच हमेशा किया जाता है कि मुझे टाइप कास्ट कर दिया गया है, क्योंकि दूसरे रोल के लिए वो नहीं बुलाएंगे, अप्रोच नहीं करते अप्रोच आपको। नहीं करते हैं। इसी रोल के लिए जब भी उनको इसी तरह का चाहिए तभी वो मुझे याद करते हैं। इस बात का मुझे दुख है। सम्मान करना इंडस्ट्री वाले का, वो मैंने अपने काम से उनसे सम्मान लिया है, वो देते नहीं हैं एक्चुअली। जब मैं सेट पे जाऊँ और मैं ट्रांसजेंडर के रूप में जब मैं तैयार हूँ, तो एक फुसर 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 स्टार्ट होती है, और एक एम्बियंस अलग बनता है, जो मुझे लगता है कि क्या बातें कर रहे होंगे, या फिर कहीं बातें चल रही है, कहीं मुस्कुराहट चल रही है। उसके बाद जब मेरा परफॉर्मेंस होता है तो लोगों को समझ में आता है कि भाई ये आसान चीज़ नहीं है जो इसने परफॉर्म किया है। Correct. उसके बाद से स्पॉट से लेके हेयर मेकअप, जो बड़े एक्टर या डायरेक्टर जो भी जितने भी टीम है, उसका नज़रिया ही चेंज हो जाता है मेरे प्रति। तो मैं ऐसा बोलूँगा कि इस तरह का रोल सम्मान मैंने उन लोगों से लिया है, छीना है, तो वो आसानी से नहीं दिए मुझे। पर आज की डेट में लोग मुझे वाकई सम्मान देते हैं, जो लोग जानते हैं कि हाँ भाई मनोज एज ए ट्रांसजेंडर कैरेक्टर करता है, जो कि अभी मैं थोड़ा यूज टू हो गया हूँ। बट मुझे दुख है कि मैं और भी कैरेक्टर प्ले कर सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा प्ले कर सकता हूँ। मुझे विलेन बनना बहुत पसंद है कि मैं नेगेटिव कैरेक्टर बहुत अच्छा प्ले कर सकता हूँ, मगर और भी कैरेक्टर प्ले कर सकता हूँ, बट लोग मुझे उसके लिए नहीं बुलाते हैं। वो जब ट्रांसजेंडर या स्टाइलिश या गया कैरेक्टर होता है उसके लिए मुझे अप्रोच होता है। हाँ। तो आज मैं यूज टू हूँ कि चलो ठीक है अब। हाँ नहीं, जैसे देखे ना, फॉर एग्जांपल आयुष्मान खुराना ने वो ड्रीम गर्ल में किया, कितना अप्रिशिएट किया लोगों ने आप उस कैरेक्टर आयुष्मान जी को। की बात अभी आपने चला ड्रीम गर्ल को लेकर, तो मैं बताऊँ मैं उनके साथ काम किया था बधाई हो में। तो अच्छा। बहुत अच्छे आयुष्मान जी बहुत अच्छे ह्यूमन हैं, उनका काफ़ी हमसे बातचीत हुई उनके साथ में। मेरे परफॉर्मेंस में आकर मेरे साथ खुद के डांस भी किए हैं वो सीन में, जब वो मेरा सोलो परफॉर्मेंस था, मगर वो साइड से आकर के, और वो सीन और स्ट्रांग हो गया, जी। बहुत अच्छा। मगर वो तो सभी रोल करते हैं, उनको तो टाइपकास्ट नहीं किया गया ना। हाँ। बट हम जैसे कलाकारों को होता है एक्चुअली, जो छोटे छोटे बैकग्राउंड से आते हैं जिनका कोई बहुत बड़ा अप्रोच नहीं है, तो ये दुख, ये दंश जो है झेलना पड़ा, मुझे अभी भी झेलना पड़ता है। तो अभी हम कुछ कर नहीं सकते हैं। बट हाँ, मैंने परफॉर्मेंस फिल्में जैसे मैंने करी है, अब भाई हो टाइगर श्रॉफ का, इसका आयुष्मान जी के साथ, और टाइगर श्रॉफ के साथ मैंने किया मुन्ना माइकल। तो दोनों का बिहेवियर मेरे प्रति बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत बढ़िया। उन लोगों ने कोई भी भेदभाव नहीं, सेट पर इन्हें इवन टाइगर मुझे अपना स्टेप भी बता रहे थे कि मनोज आप इस तरह से करो तो मज़ा आएगा ऐसे करके। तो एक हम लोग डिस्कस करके सीन भी क्रिएट कर रहे थे, वेरी नाइस। तो ये बहुत अच्छा रहा है। तो अच्छा मनोज, मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि जब आपने ये ट्रांसजेंडर कैरेक्टर्स करने शुरू किए, तो जैसे आपकी शादी हो चुकी है, तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? मतलब जैसे कि उन्हें ऑकवर्ड फील होता था, या फिर उनका पूरा सपोर्ट था आपके कैरेक्टर्स को लेके? देखिए, फैमिली तो मेरे साथ एक्चुअली वो पहले भी देखते थे कि थिएटर करता है, बचपन से देख रहा था कि डांस और नाटक में इसका रुझान है। तो फैमिली सपोर्ट किया। जब ट्रांसजेंडर कैरेक्टर टीवी पे आ गया, लोगों ने देखा, तो टीवी पे आना एक बड़ी बात है, तो फैमिली तो मेरी फुल सपोर्ट कर। ओके। मगर सराउंडिंग है, जो सोसाइटी है, उनका वो खुसर खुसर चालू कि ओके। अरे ये ट्रांसजेंडर, ऐसा लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कर रहा है, कि जाकर मुंबई में ओरिजिनल ट्रांसजेंडर हो गया है, कुछ इस तरह की बातें। तो बट मेरी परिवार जो है हमारे साथ हमेशा खड़ी है हर सिचुएशंस में। अभी मेरी वाइफ है, मेरे 2 बच्चे भी हैं, एक बेटा एक बेटी, जो मुझे टीवी में देखते हैं, फिल्म में देखते हैं, और मुझे ट्रांसजेंडर कैरेक्टर में ही देखते हैं। तो वो लोग सजेस्ट भी करते हैं कि डैड आप यहाँ ये लगा लो,
वाइफ तो इवन ऑडिशंस में मेरी मदद भी करती है। वही ना। और मैं आपको बताऊं श्रद्धा जी, कभी कभी मैं अपने वाइफ का साड़ी ब्लाउज जो भी है वो मैं भी पहन के ऑडिशन दे देता हूँ, ऑप्शन यही है। तो मेरी वाइफ बहुत तो ये तो बहुत अच्छा है, मेकअप प्रोडक्ट्स भी यूज होते होंगे, कपड़े भी यूज हो सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो बहुत सपोर्टिव है। तो फैमिली मेरे साथ हमेशा खड़ी और रही आपके है। इन-लॉज, उनका क्या रिएक्शन है? इन लॉज को शुरुआत में काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। जी। इन लॉज को कुछ लोग बोल रहे थे, तो वो अपनी बेटी को बता रहे थे कि अरे ऐसा क्यों कर रहे हैं, अलग प्रोफेशन। बट मेरी वाइफ उनको बहुत ही डट के जवाब दी कि उनकी वजह से मैं अपनी पूरी फैमिली को रन करते हैं, चलाते हैं, कोई दूसरे लोग तो नहीं चलाने आ रहे हैं ना। तो इस चीज़ को, मेरे प्रोफेशन को वो समझी। और फिर बाद में मेरे इन लॉज भी काफ़ी खुश हो गए। अभी तो कमेंट्स करते हैं, मेरे हर एक सीरियस और फिल्म का इंतज़ार करते हैं, और देखने के बाद फीडबैक भी देते हैं। तो नाइस, गुड, बहुत बढ़िया। ऐसा रहा है। वो जो आप इतने इमोशनल रोल्स प्ले करते हो, इतने लेयर्ड रोल्स प्ले करते हो, तो ये सब की प्रिपरेशन कैसे करते हो? मतलब क्या रिसर्च करते हो, किन किन से मिलते हो, जिस तरह से होता है? हाँ, वाकई इसका प्रिपरेशन तो जब मैं थिएटर करता था उस समय बहुत हद तक ये अभी मुझे काम आता है, जब एक्टिंग करता हूँ एज ए फिल्म और सीरियल में। मगर आज के डेट में ये सिनेरियो ऐसा है कि जो ट्रांसजेंडर कैरेक्टर है, मैं करने के दौरान मुझे बहुत सारे ट्रांसजेंडर फ्रेंड्स बन गए हैं, जो मेरे दोस्त बन गए हैं। तो उनको सच पूछिए तो मैं दिल से बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि उनके हुनर से मैं भी काम कर रहा हूँ एज ए ट्रांसजेंडर कैरेक्टर। तो उनसे मिलने के बाद, उनसे बात करने के बाद, वो छोटी छोटी बारीकियाँ, वो क्या बातें करते हैं, वो क्या लैंग्वेज में बात करते हैं, और उनका क्या आईब्रोज एंड क्या टोन होता है बात करने का, तो ये सब मिलकर के मुझे काफ़ी वहाँ से, मैं सच पूछी तो उनसे चुरा लेता हूँ वो सब चीज़ें। और वो बोलते हैं मुझे सामने से कि अरे मुझसे ज़्यादा अच्छे परफॉर्म आप कर रहे हो, तो आप ट्रांसजेंडर नहीं हो मगर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो। तो सच पूछी तो लीड मैं होता हूँ, पर बैकग्राउंड में वो लोग रहते हैं ओरिजिनल। तो उनसे मेरी बहुत अच्छी अमूमन लोग नहीं बात करना चाहते, मिलना नहीं चाहते हैं, मगर मैं अपने वैनिटी में या फिर मुझे जो भी रूम मिलता है, हम उनको बुलाते हैं, हम लोग बातें करते हैं, एक साथ लंच भी शेयर करते हैं। और तो सच पूछी तो एक ऑब्जर्वेशन हो जाता है मुझे उनको देख करके, और बातें होती हैं। तो ये सब प्रिपरेशन मेरा चलता है, वहाँ से मैं ले लेता हूँ। और सर अगर कल शूट है तो मुझे रात भर नींद भी नहीं आती है, मैं मेरे अंदर बेचैनी सी होती है कि इस कैरेक्टर को परफॉर्म करना है, क्या जस्टिफाई कैसे कर पाऊंगा, तो वो उधेर-बुन मन में होती रहती है। और जब मेकअप रूम में चढ़ता हूँ, धीरे 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 जब मेकअप मेरा स्टार्ट होता है और फिर एक जब कंप्लीट होता है, तो मैं मनोज बिल्कुल नहीं होता हूँ, मेरा ऑरा ही चेंज हो जाता है वहाँ से। मेरा सोचने का, बोलने का ढंग, और उस कैरेक्टर के हिसाब से फिर मैं अपने आप को फील और महसूस करने लगता हूँ। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट रोल, वेरी चैलेंजिंग रोल। मतलब जी, हर किसी के बस की बात नहीं है हाँ। ये करना, वो अदाएं, वो स्टाइल, सच में वो तो अश्वनी खासकर जो वो हैं, वो मुझे उनकी अदाओं के राजकुमार है ये कभी भी। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो हमें शूटिंग पे, जो इस तरह के जो लोग पास आने में कहते हैं, नहीं ये फीमेल है, लड़की है, मतलब इनको पास नहीं, माइक देता तो लगाने ही नहीं आते हैं, बोले कि ना मुझे नहीं लगाना है कि लड़की, मैं कैसे छू उनको, अरे लड़की नहीं लड़का, आ जाओ लगा। especially being a man doing such roles, it's very very challenging. यस It's यस very- रियली आई फील कि चैलेंजिंग है, बट थैंक टू गॉड की, और वो सब थिएटर, पढ़ाई, वो सब अभी काम आ रहा है कि भाई और कर पा रहा पैशन हूँ। भी है आपके अंदर उस पैशन कैरेक्टर वो को करने है। का। उसके लिए मैं बताऊँ आपको कि हर एक चीज़ जुगाड़, वो खुद का मैंने एक सेटअप बना रखा है, मेकअप से लेकर साड़ी, बैंगल्स, बिंदी, मेकअप, सब कुछ का। कि अगर उनको भी ज़रूरत होता है सेट पे, अरे तुम्हारी ज़रूरत मेरे पास है, ये ले लो। तो इतना पैशन है मुझे। नाइस, हाँ, हाँ। बहुत बढ़िया। Thank you. मतलब जैसे कि आपके करियर में आपने टीवी भी किया है, फिल्म्स भी किया है, तो आपके हिसाब से आपके लिए किस तरह से ये एक्सपीरियंस अलग है, टीवी का और फिल्म्स का? अ, सच में दोनों विधा ही हैं, जो दोनों इम्पॉर्टेंट है, बट दोनों का जो ट्रीटमेंट है बहुत अलग है। जैसे मैंने फिल्म भी करी है और टीवी भी, तो टीवी तो कंटिन्यूसली चलता ही रहा है, और फिल्म का जो सेटअप है और फिल्म टीवी का, वो एक एक्टर के लिए मैं ऐसा फील किया हूँ कि जब मैं टीवी करने जाता हूँ तो मुझे कुछ भी पता नहीं होता कि मेरा लाइंस क्या होगा, मैं क्या डायलॉग्स होंगे। कभी कभी तो सेटअप पे आके डायलॉग देते हैं कि ये I know. डायलॉग है लंबे चौड़े, अब मैं क्या करूँ, एज एन एक्टर परफॉर्म करने का मौका नहीं मिलता है, लाइंस पढ़ूँ। और कभी अगर मेकअप रूम में अगर डायलॉग मिल गया तो हेयर पीछे से खींचते हैं, मेकअप मुंह पर लगते हैं, और मैं बोलता हूँ कि मेरा कम से कम डायलॉग तो करने दो, तो इधर से खींचते उधर खींचते। तो एक
ये डिस्टर्बेंस होता है टीवी में, जो आपको ऑन सेट आपको तैयार करना होता है। बट फिल्म जो है, जो मैंने फिल्म किया था, बट मेरी कैरेक्टर छोटा ही था, पर इसका प्रिपरेशन बहुत पहले से चल रहा था। लोग मुझे वर्कशॉप लिए, मेरा परफॉर्मेंस किया, डायलॉग्स देखे, वर्कशॉप अटेंड किया। फिर अगर मैं सेट पर गया तो उसका ट्रीटमेंट बहुत लैविश होता है। वैनिटीज जो अटेंड करने आ रहे हैं, आपको एडी सबका एक अलग ऑरा रहता है, तो उसका एक अलग खाना मीडियम भी, डिफरेंट है दोनों के। खाना भी बहुत अलग डिफरेंट, टीवी का अलग, उसका अलग। तो एक फिल्म करना एक अपने आप में एक समुद्र जैसा फील होता है। दोनों की अप्रोच अलग है। हाँ। अप्रोच अलग है, वाइब्रेशन अलग है। तो अगर फिल्म कर रहे हैं तो मतलब कि मुझे लगता है कि आप सच में पंख लगे हुए हैं। तो और टीवी को हम नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा रोजी रोटी है, रेस्पेक्ट करते हैं, बट ट्रीटमेंट अलग हो टीवी इज जाता लाइक योर जॉब, Yes, एवरी डे job. आप जाते हाँ, हैं, बिल्कुल। शूट करते तो हैं, काफी अलग अनुभव है। और दोनों ही हाँ, अमेजिंग दोनों का मेरा हाँ। एक मेरे मानना है कि फिल्म का एक अलग अनुभव है और टीवी का अलग है। मतलब दोनों का कंपेयर हम नहीं कर सकते हैं। शूटिंग दोनों ही है, बट लेवल बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो फिल्म का मैं बोलूँगा बहुत मस्त होता है। आप फिल्मों के दीवाने हैं। फिल्म, टीवी लोग एक्चुअली अगर करूँ तो भूल जाते हैं, मगर फिल्म हमेशा के लिए छप हाँ, जाते हैं, यादगार हो जाते हैं। करेक्ट। तो मनोज, जब आप ट्रांसजेंडर के रोल में स्क्रीन पे आते हैं तो पब्लिक का रिएक्शन कैसा होता है? मतलब सिर्फ तालियां मिलती हैं या कुछ कमेंट्स भी होते हैं? मैं क्या बोलूँ, सच में तालियों के साथ साथ गालियाँ भी बहुत खाई हैं अर्जुमान जी। गालियाँ भी बहुत मिली हैं, और तालियाँ तो सच पूछ की तो तालियाँ बहुत ज़्यादा मिली हैं जो मुझे दिखाई देता है, बट गालियाँ वो छुप छुपा के मिली हैं, और कुछ सामने से मिली हैं जो वो थोड़ा लगता है, बट वो गालियाँ ही मुझे यहाँ तक लाने में भी मदद किया है। तो ऑडियंस का दोनों रहा है, पर तालियाँ मुझे आज तक मुझे मिलती आ रही है इसके लिए, इस कैरेक्टर को लेकर के। तो मैं यही बोलूँगा कि जैसे कि छोटी सी घटना बता रहा हूँ मैं। जब मैं इस गेटअप में होता हूँ तो पर्दे पे देखने के बाद तो ऑडियंस का एक अलग विचार होता है। आप जब सेट पे हैं और आप काम कर रहे हैं और फीमेल गेटअप में हैं, तो सराउंडिंग का जो नज़रिया है वो कुछ अलग ही होता है। एक मैं छोटी सी घटना बता रहा हूँ, थोड़ा फनी भी है और मगर सच है। मैं ऐसे ही सेट पे बैठा हुआ था फुल गेटअप में, तो जब मैं तैयार होता हूँ तो मुझे कोई नहीं पहचान पाएगा कि मैं मनोज हूँ। मैं बहुत खूबसूरत महिलाएं या खूबसूरत लड़की की तरह दिखता हूँ। तो उस समय एक एक टीम आई, शायद जांच के लिए या फिर मूव करने के लिए। उसमें से एक बंदा मुझे घूरे जा रहा है, घूरे जा रहा है, और मुझे थोड़ा एक्वर्ड फील हुआ कि मुझे क्यों देख रहा है। जब मैं उसको देखा तो मुझे समझ में आया कि वो मुझसे प्यार कर रहा है, मतलब ऐसे लग रहा था मुझे कि वो कुछ मुझसे कहना चाह रहा है। तो धीरे धीरे वो मैं भी उसको देख रहा था, मुझे भी थोड़ा सा लगने लगा अच्छा देखते हैं क्या होता है। फाइनली जब मैं उसको देख रहा था, वो मुझे देख रहा था, तो धीरे धीरे पेन निकाला, पेज निकाला, कुछ लिखा, और उसे उसने ऐसे इशारा करते हुए कि जैसे कोई लव लेटर दे रहा हो, उसने थ्रो किया। तो फिर मैंने तब मुझे समझ में आया कि अच्छा इसका इंटेंशन कुछ अलग ही है। फिर मैंने उसकी जगह बोला कि इधर सुनना सर, प्लीज आप इधर आओ। फिर मैंने उसको बुलाया, बोला कि आप जो समझते हो मैं नहीं हूँ, मैं एक एक्टर हूँ, मैं फीमेल गेटअप कर रहा हूँ। फिर वो बंदा मुझे उसके बाद मुझे दिखाई नहीं गई। तो एक अलग अप्रोचिंग होता है। और सच में आज के डेट में भी मुझे सोशल मीडियाज पे इतने मैसेजेस आते हैं, और ऐसे मैसेजेस आते हैं कि शायद लड़कियों को भी ऐसे मैसेजेस आते होंगे। तो इस तरह से यूज टू हूँ आज के डेट में, बट अप्रिशिएशन तालियां बहुत मिलती है, उसके बल पे हूँ। और गालियां भी हैं तो वो मुझे प्रेरणा देती है बस कि लोग गलतफहमी के शिकार भी हो जाते गलतफहमी का हैं। शिकार हो जाते हैं। सच में अगर मैं ना बताऊं, मैं सामने से स्टेज, अब मैं कहता हूँ कि भाई मैं बॉय हूँ, मैं एक्टर हूँ, मैं एक्टिंग करता हूँ, बस ये है बस। मगर लोग कंफ्यूज होते हैं। तो तालियां और गालियां बराबर रही है। मैं एक बहुत पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जी, जी, आपसे। बिल्कुल। तालियां ऑफ कोर्स आपको मिल रही हैं, अप्रिशिएट हो रहा है, जी। बट आपके बच्चों का रिएक्शन क्या है? मतलब हाउ डू किड्स रिएक्ट? बिकॉज बच्चे तो बच्चे होते हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। सब कभी-कभी मुझे सच में इस जो अभी आपने सवाल पूछा, तो कभी-कभी मैं भी अंदर से डर जाता हूँ कि आखिर बच्चे क्या सोचते होंगे, या बच्चे का क्या बड़े होने के बाद फिर क्या रिएक्शन होगा। ये मेरा सवाल एक सदा जी है जो मेरे मन में रहता है कि बच्चे बड़े होकर इस कैरेक्टर की वजह से उनको कुछ ना कहा जाए, हाँ। या फिर उन पर बात ना आ जाए। जबकि मेरा ये बहुत ही सीरियसली इस तरह से मैं सोचता हूँ। तो बच्चे अभी, जो मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, जैसे अभी 6 क्लास में हैं, अभी एक 4th में हैं, तो वो काफ़ी इंजॉय करते हैं। वो सजेस्ट भी करते हैं कि डैड आप इसमें खूबसूरत दिख रहे हैं, इसमें नहीं। वो एज एन एक्टर ही मुझे लेते हैं।
तो उनका रिएक्शन प्रॉपर अच्छा रहता है कि यार आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, डायलॉग अच्छे बोले, बहुत खूबसूरत दिख रहे थे। क्योंकि वो टीवी पे ऐसे दिख रहे हैं, घर में मुझे एज अ मेन दिख रहे हैं, तो वो दोनों डिफरेंस उनको समझ में आता है। बट कल हो करके स्कूल में उनको मेरे लेकर बच्चे या फिर उनके जो सराउंडिंग है उनको कुछ ना बोले, ये डर मुझे रहता है हमेशा इस कैरेक्टर को करके। पता नहीं वो कितना समझेंगे, कितना वो मेरे बच्चे बड़े होने के बाद समझेंगे। तो ये मेरा अभी उलझन में है। मगर अभी आज ही की जो जर्नी है उसमें हमारे बच्चे, मेरी वाइफ बहुत सपोर्टिव है, मुझे किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे खुश होते हैं, डैड एक्टिंग कर रहे हैं, फिल्म में आ रहे हैं, टीवी में आ रहे हैं, बहुत इंजॉय करते हैं उसको लेकर। मनोज, हमारे व्यूअर्स में कई एस्पायरिंग एक्टर्स हैं जो हमेशा पूछते हैं कि इंडस्ट्री में एंट्री कैसे मिले। जी तो आप उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे, आप उनको कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं? बिल्कुल, क्योंकि मुझसे भी बहुत सारे लोग ऐसे पूछते थे कि भाई क्या है, तो ये आपका ये प्लेटफॉर्म वाकई बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए जो न्यू कमर्स है, जो आ रहे हैं सीखने के लिए हर फील्ड के बारे में। जैसे आप फिल्म मेकिंग के बारे में बता रहे हैं, आप उनसे भी बात कर रहे हैं जो इस फिल्मों से जुड़े हुए हैं। तो ये वाकई बहुत मस्त सवाल है। तो मैं उन लोगों के लिए वाकई ये बताना चाहूँगा कि यहाँ आने से पहले उनको अपने पे काम करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे मैं आपको पहले भी बताया कि लोग यहाँ पका पकाया चीज़ चाहता है। कोई भी आप पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहेगा, कोई भी आपके साथ एंटरटेन नहीं करना चाहेगा, जब तक आपको उसको जो चीज़ चाहिए वो चीज़ आप दे नहीं पाओ, तब तक आपको वो। तो इसलिए अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं, आप डायरेक्टर बनना चाहते हैं, जो कुछ भी आपके मन में है कि मैं ये करूँ, तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन रखना बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई करना ज़रूरी है, किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो चलो ठीक है, थिएटर एक अलग मेथड है, बट आपको करना चाहिए। वहाँ बहुत सपोर्ट मिलता है। जैसे मुझे एज ए फील होता है एज एन एक्टर कि मुझे थिएटर आज के डेट में मुझे बहुत सपोर्ट करता है बोलने के लिए, डायलॉग्स के लिए। तो हम ये बोलना चाहेंगे जो भी न्यू कमर्स, जो भी न्यू टैलेंट अगर आना चाहते हैं मुंबई में, तो वो कोई भी फील्ड अपनाएं, तो उनके लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। और जो भी कुछ सीखना चाहते हैं इससे रिलेटेड अगर उनके स्तर पे हो रहा है, तो वहाँ सीख कर यहाँ आए। यहाँ सोचे कि मुंबई जाकर हम सीखेंगे तो नहीं हाँ। काम आएगा, फिर वो सीखते रह जाएंगे, फिर वो कर नहीं पाएंगे। इसलिए आपको होमवर्क करना ज़रूरी है। तो वो होमवर्क करके यहाँ आए तो आपको फिर हाँ, नहीं सोचने तो की उतना ज़रूरत टाइम उनका वेस्ट होगा, वो सीखने में ही टाइम बिल्कुल, चला जाएगा, बिल्कुल। काम मिलेगा नहीं, नहीं फिर हो सर्वाइवल पाएगा। डिफिकल्ट हो प्रिपरेशन जाएगा। होना ज़रूरी भी है। करेक्ट। जैसे हम किसी नौकरी के लिए ग्रेजुएशन करने के बाद तैयारी करते हैं हाँ। ना, उसी तरीके से इस फील्ड के लिए भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिना पढ़े लिखे आ जाएंगे और उसके बारे में, तो फिर सेट पे इमेजिन हाँ। ज़रूर फेल करना है। तो वो शर्मिंदगी फील होती है कि जब हम देखते हैं कि अच्छे एक्टर परफॉर्म कर रहे हैं और हम नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर उस चीज़ को सामना करना पड़ सकता है। या फिर डायरेक्टर कुछ बोल दे तो फिर वो सबसे बड़ी शर्मिंदगी होती है उस समय कि अरे क्या बोल दिया। मोरल डाउन हो जाता है। मोरल डाउन होता है। अगर एक बार बोला कि फिर से करते हैं, डायलॉग्स फिर से करते हैं, डायरेक्टर मतलब एक्टर के यहाँ का लेवल यहाँ चला जाता है। सच में मैं जब फील करके बताता हूँ, जब मैं वन टेक देने वाला एक्टर हूँ हमेशा की तरह, मगर फिर बोलते हैं इसको फिर दोबारा कर लेते हैं, तो इस इमोशन को जोड़ देते हैं। तो वो धीरे धीरे मोरल अगर एक दो बार हो गया, अगर डायरेक्टर ऐसे किया तो फिर वो सब और मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे साथ तो कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे थूक लगती है उसको अंदर डालने में भी लगता है कि अच्छा अभी रुको जरा सा अंदर तो कर लूँ। तो आपको प्रिपरेशन इस तरह से होना चाहिए कि इसकी कहीं ज़रूरत ही ना पड़े। तो इसलिए फुल तैयारी होकर आइए, पक पका कर आइए, ताकि हाँ। आपको यहाँ पर लोग खा सके और आप खिला सके। ये बहुत अच्छी सलाह दी हाँ। है, बहुत वेरी Very वेरी nice. गुड, वेरी गुड सलाह। थैंक यू सो मच। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक्टिंग सिर्फ ग्लैमर नहीं होता है, प्रेशर, जजमेंट और इमोशनल स्ट्रेस भी होता है। तो ऐसे में आप अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ किस तरह से बैलेंस करते हैं, क्या करते हैं आप उसके लिए? हाँ, वाक़ई में ये मुझे समटाइम्स वो मानसिक बहुत तनाव होने लग जाता है, क्योंकि एज़ एन एक्टर आप एक परिवार है आपका, और इसमें आपका हेल्थ भी है और आपको परफॉर्मेंस भी करना है। तो ये सब मिल कर के एक एक्टर को बहुत कुछ करना पड़ जाता है, और इसके लिए मैं बहुत तनाव में हो जाता हूँ बहुत समटाइम्स कि भाई क्योंकि एज एन एक्टर अनसर्टेन लाइफ होती है, कभी काम है कभी नहीं। एक लंबा ब्रेक हो जाने के बाद एक अलग सा फील होने शुरू हो जाती है। इस बीच में भी आपको अपना फाइनेंस देखना पड़ता है और फैमिली देखनी पड़ती है, खुद का आपको तैयारी करनी पड़ती है कि अभी कैसे करेंगे क्या करेंगे। ये सब मिलकर के दिमाग एक ब्लास्ट होने जैसा होता है। बट इस बीच में क्या होता है कि आपको स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी है। आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको उनसे बने रहना चाहिए, और एक होप होता है कि अगर हम उनसे कनेक्ट रहते हैं तो एक होप लगता है। तो एक मेरा है जो
मैं जीसस को बहुत फॉलो करता हूँ, Okay. तो मुझे उनसे काफ़ी शांति मिलती है। तो मुझे एक लगता है कि वो है ना, वो हमारा सब ठीक कर देगा। तो एक बहुत बड़ी होप है जो धीरे धीरे आकर ये मेरे अंदर जब आता है, तो वो सब सडनली मैं शांत हो जाता हूँ, सडनली मैं फिर काम हो जाता हूँ, फिर मेरे दिमाग में वो थॉट नहीं आते हैं और ठीक हो। मगर मैं हेल्थ को लेकर मैं थोड़ा फूडी हूँ, तो हाँ। तो इसको लेकर मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं अपने आप को उतना नहीं ध्यान दे पाता हूँ जितना देना चाहिए एज एन एक्टर, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि मुझे एज ए ट्रांसजेंडर कैरेक्टर कास्ट करेंगे, उनको ग्रूम चाहिए, थोड़ा हेल्दी चाहिए, चबी चाहिए, तो मैं ये सोचकर अपने आप को थोड़ा खा लेता हूँ कि चलो ठीक है मैं चला लूँगा। मगर एज एन एक्टर आपको फिट रहना बहुत ज़रूरी है। तो अब कभी जिम जाता हूँ, कभी छोड़ता हूँ, कभी करता हूँ, तो एक ये मेरा ऊपर नीचे होता रहा है। बट इस तरह लेकिन का आपको खाने का बहुत शौक है। खाने का बहुत शौक है और मैं थोड़ा ही खाऊं, वैरायटी में खाऊं। मैं फूडी गाइस, तो मुझे पसंद है। मनोज, आपके करियर का सबसे इमोशनल मेमोरी या कोई याद, जो कोई किस्सा जो आपके साथ हमेशा रहेगा, वो प्लीज शेयर करें हमारे साथ। हाँ, एक है। मैं जब जोधा अकबर करता था, तो करीब 3 साल, साढ़े 3 साल चली आई थिंक जोधा अकबर। तो मेरा जो कैरेक्टर था करीब 2.5 साल तो मैंने किया ही। सबसे जुड़ गया था मैं सेट पे, जितने भी एक्टर हैं, जो भी प्ले कर रहे थे। तो श्रद्धा जी भी, आप भी थी उसमें, हाँ, मैं भी थी। गुलबदन जी आप कर रही थी। हाँ। तो हर एक छोटे बड़े कैरेक्टर से एक इमोशनल स्तर पे मैं जुड़ गया था, और इमोशनली भी जुड़ा था, और एक फाइनेंशियली तरीका से भी एक मैं डिपेंडेंट था कि भाई हाँ। सीरियल चल रहा है। सेट पे एक दिन पहले सबको पता था कि मेरा डेथ सीन वो शूट करने वाले हैं, पर मुझे नहीं मालूम। मुझे पता था कि मैं काम कर रहा हूँ कंटिन्यूअसली सबके साथ, जैसे घर जैसा हो गया था माहौल, और मेरा फैमिली सेटअप भी मैं उसी तरीक़ा से किया था, क्योंकि बहुत बड़ा बैकग्राउंड मेरा नहीं है, क्योंकि रोज़ कुआँ खोदो, रोज़ पानी पियो, वैसा वाला हाल रहा है। तो इस दरमियान मैं डिपेंडेंट था कि, और मुझे बताया नहीं गया कि आपका शूट ऐसा करने वाले हैं, कि आपका डेस्टिन शूट होने वाला है, कि इसके बाद आपका कनेक्शन जोधा अकबर से नहीं रहेगा, कैरेक्टर खत्म हो जाएगा कैरेक्टर आपका खत्म मतलब। हो जाएगा। और ये दूर दूर तक मुझे नहीं लगता था कि मेरे साथ ऐसा होगा, पर कहीं ना कहीं मुझे फील होता है कि वो प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ, आई थिंक मुझे ऐसा फील होता है कि मैं उस जोन में था ही नहीं, कोई और था, बट मैं पड़ गया उसमें। बट कोई नहीं, राइटर को जो समझ में दैट्स आया, रियली। तो पर मुझे मालूम नहीं था। मैं जब शूट जिस दिन हो रहा था, मैं बहुत हैप्पीनेस गया, पहुंचा, और जब मुझे स्क्रिप्ट दिया, तो और कुछ एडी मुझे फनी वे में कुछ बातें बताई है, मतलब एक टीज टाइप से, जो मुझे, और लंबा चौड़ा डायलॉग। तो रजत जब उसने मुझे बुलाया एक्चुअली उस समय कि मनोज जी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सीन है ये। और मैं इमोशनली ब्रेक हो गया था उस समय। मैं मतलब एक ज़मीन खिसक गई मेरे पैरों से, मुझे ऐसा फील हो रहा था यस, आई कैन कि मैं अंडरस्टैंड। क्या करूं, मैं अपना फैमिली कब रन करना है। मैं एक सेटअप अपने दिमाग में बिठा रखा था, क्योंकि उस समय मैं थोड़ा सा चाइल्डिश था, ऐसा सोच रखा था, और मैं इमोशनली सबसे कनेक्ट हो रखा था। तो जब मैंने अपनी वाइफ को फ़ोन किया कि मुझे मुझे खाना भी नहीं कुछ अंदर जा रहा था, तो मैं क्या करूँ। फिर मैंने कहा, कोई बात नहीं है, कि होता है ऐसा। मैं भी फील कर रहा था अपने आप को, समझा रहा था कि एक्टिंग का है, कंटिन्यूसली नहीं कर पाओगे। मगर मैंने वो सीन प्रिपरेशन किया, वो अनसीन रेशम खान का जिस सीन सबको याद है, जंजीर में से करके तो भैया हाँ, जहर और दे बहुत दी थी। अच्छा किया था आपने हाँ, सीन। जहर। हाँ। तो उसके बाद जब मैं सीन कर रहा था, तो मैं लिटरली बहुत इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया। जो रजत टोकस हैं, जो भी और भी लोग आर्टिस्ट हैं, काफ़ी मुझे सपोर्ट किया, समझाया उस समय। बट मैं जब इमोशनली सबसे जुड़ा हुआ था, ये मैं वाक़या या फिर ये किस्सा मैं कभी भी नहीं भूलूँगा अपनी लाइफ में, क्योंकि मैं उस समय बहुत तरीक़ा से डिपेंडेंट था, और मैं अचानक से मैं वो सब चीज़ें मेरे हाथों से छूट गई। तो ये याद है इमोशनली, बट अभी स्ट्रांग हो गया हूँ बहुत अब मामले फर्क में। नहीं पड़ता होगा ना, हाँ, लेकिन हाँ, अब अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उस समय मुझे लगा था, बट अभी फ़र्क नहीं पड़ता है। बट वो मेरे लिए बहुत बड़ा ब्रेकडाउन था मेरे यहाँ। तो कैन वो एक अंडरस्टैंड। ये इमोशनली अटैचमेंट था जोधा अकबर से, तो अभी भी उन लोगों के साथ में है। मनोज जी, आपको लगता है कि इंडस्ट्री में बहुत पॉलिटिक्स होती है, स्पेशली टीवी सीरियल्स में आपको बोला जाता है कि आपका कैरेक्टर बहुत लंबा चलेगा, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, लेकिन उसके बाद सडनली वो 1.5 महीने या 2 महीने में खत्म कर दिया जाता है, और काफी कुछ सेट की पॉलिटिक्स का भी इसमें लेना देना होता है। तो व्हाट डू यू थिंक कि ऐसा होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि खुद मैं इसका शिकार हो चुका हूँ। तो
समझिए कि लॉलीपॉप दिया जाता है, ऐसा कह सकते हैं कि अरे बहुत चलेगा, 6 महीने का कैरेक्टर है, आपके साथ कंटिन्यू शूट कर रहे हैं, महीने का 25 दिन तो आप काम करेंगे ही करेंगे। मगर जब आप उसको साइन कर लेते हैं, जब आप करने जाते हैं तो पता चलता है कि महीने का 5 दिन कर रहे हैं, 6 दिन कर रहे हैं। और पॉलिटिक्स ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप आपका बिहेव वाइज या आपको पसंद, अगर कोई फेवरेट लोग, उनकी फेवरेट लोग अगर आपको आपके साथ थोड़ा सा भी अनबन है तो उसका भी असर होता है आपके Correct, कैरेक्टर हाँ। पे। तो वो आपके कैरेक्टर को कटवा भी सकते हैं और बैग में भी पैक कर सकते हैं, तो ये होता है। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स टीवी इंडस्ट्री में खासकर बहुत हाँ। ज़्यादा होता है। तो मैं भी इसका शिकार हो चुका हूँ कई बार। तो मुझे लगता है मैंने क्या किया, मैं अपना रोल बहुत अच्छा करता हाँ। हूँ, मगर पता चलता है कि इसकी वजह से इस तरह आपने से अपना रोल अच्छी तरह से निभाया, यही गलत किया। यही होता है। अभी मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स ही है ज़्यादातर। अच्छा मनोज, अभी ना इमोशंस को थोड़ा सा ब्रेक देते हैं। मैं आपसे एक फनी सवाल करती हूँ। अगर आपको एक दिन के लिए करण जौहर बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? आप किसी स्टारकिड को लॉन्च करेंगे या फिर अपने लिए कोई सुपर हिट फिल्म बनाएंगे? सोचिए। ओह माय गॉड। नो, नो स्टार्स। मैं खुद स्टारडम के ऊपर जाना चाहूँगा। मैं अपने लिए खुद बहुत बड़ी फिल्म बनाऊंगा। ओह माय गॉड। Well said, well said. अदाएं, राइट। बस थैंक यू। मतलब आप अपने लिए सुपर हिट फिल्म बनाना हाँ चाहते हाँ, हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अपने लिए। स्टारकिड को लॉन्च नहीं करेंगे, हाँ। क्यों? बहुत हो गया है स्टार किड्स, अभी नेपोटिज्म का बहुत हल्ला हो गया है, तो मुझे अपने आप को सेव भी करना है। तो इसलिए वो एक फिल्म थी ना, उसमें डायलॉग था कि माँ के नहीं मामा के फंडे अपनाओ। हाँ। सबसे पहले मैं मैं। मी हाँ Me, राइट। myself। तो फिर वही फंडा, मी। गुड गुड। अच्छा मनोज, आपको बिहार सरकार और इंडियन गवर्नमेंट से अवार्ड्स भी मिले हैं। बहुत बड़ा ऑनर होता है ये एक्चुअली। तो अब आपको क्या लगता है, क्या प्लान्स हैं आपके इसके बाद? ये प्लान सच में हर एक्टर या हर इंसान प्लान करता है, अपना फ्यूचर सपने देखते हैं। मुझे 2023 में पद्मश्री रामचंद्र मांझी सम्मान से सम्मानित किया गया था। मुझे हर साल बिहार सरकार बुलाती है वहाँ पे एक परफॉर्मेंस के लिए। तो अच्छा। बिहार में पहले बिहार से आता हूँ, वहाँ परफॉर्मेंस कर चुका हूँ, तो लोग जानते हैं। तो ये मेरे लिए वाकई बहुत गर्व की बात होती है कि लोग मुझे प्यार करते हैं, सम्मान देते हैं। चीफ मिनिस्टर भी मुझे वहाँ बुलाकर अपने कैबिन में मुझे बुके दे करके सम्मानित किए थे, हौसला अफजाई किए थे। मुझे बहुत अच्छा लगा था ये। यहाँ को वहाँ के जो नीतीश कुमार जो जो मंत्री जी हैं उन्होंने, तो और ये सब लेकर मुझे अपने अंदर एक कॉन्फिडेंट बिल्डअप होता है कि नहीं, मुझे कुछ अच्छा करना है। तो अभी तो एक्टिंग बहुत अच्छा कर रहा हूँ। जब देखेंगे जैसे बड़े बड़े एक्टर लोग जब दुकानें बंद होने लगती है तो फिर डायरेक्शन में घुसते हैं, कुछ इस तरीक़ा से कर सकते हैं इन द फ्यूचर। फिलहाल तो एक्टिंग मज़े से मैं अपना रोल प्ले कर रहा हूँ। तो अच्छा। सपना यही है कि एक्टिंग अभी सपना तो यही है कि कंटिन्यूअसली एक्टिंग करता रहूँ ताउम्र। बट गॉड नोस कि कब अगर उस क्षेत्र में मौका मिला तो आजमाएंगे नाइस। कैसे। मनोज जी, आपने अपनी जर्नी इतनी ऑनेस्टली शेयर की। आपका जुनून और आपकी हिम्मत बहुत इंस्पायरिंग है, वाकई काबिल तारीफ है। सच में। और आप जैसे लोगों की वजह से ही स्क्रीन पर असली कहानियां देखने को मिलती हैं। लाइट्स कैमरा मस्ती की टीम दिल से आपको सैल्यूट करती है और आपके करेज की दाद देती है। रियली। थैंक यू सो मच, थैंक यू।